अपनी यूनिट फर्स्ट थी उसका थर्ड चैप्टर मतलब जो तीसरा अध्याय है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो जनरली सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका इस चैप्टर में कोई भी डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होता कि हेल्थ तो हम लोग जानते हैं कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ से को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टाइप से डिफाइन किया था, इस टाइप से परिभाषित किया था कि कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली, मेंटली और सोशल मतलब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो ही उसे हम लोग एक हेल्दी पर्सन या स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। मतलब जब भी हेल्थ की बात आती तो ये तीनों क्राइटेरिया इवन और एक इसमें चौथा क्राइटेरिया भी कंसिडर किया जाता है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल मतलब शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये चारों पैरामीटर में जो व्यक्ति फिट रहता है वही हेल्थी है और इसी को हम लोग हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अब चूंकि अपना चैप्टर अभी फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन स्वास्थ्य, तो जो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने अपना इंसान का, मनुष्य का जो जनन तंत्र पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज या क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी जो एबनॉर्मलिटीज है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है, जनन स्वास्थ्य में आती है। तो जैसे मैंने पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया कि चैप्टर बहुत इजी है और बहुत काम का चैप्टर है, मतलब अपने को लाइफ लॉन्ग ये काम आता है, अपनी डेली लाइफ में भी काम आता है। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट जो हम हैं वो स्टडी करेंगे, पहले वो एट ए ग्लांस हम लोग समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इसमें एसटीडी दे रखी है, यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर इसके बाद इसमें चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करने की मेथड्स दे रखी है, मतलब शिशु जन्म नियंत्रण की विधियां दे रखी है। इसके अलावा फिर इसमें एम्नियोसेंटेंसेस है, ठीक है, वो भी एक टेक्निक है। इसके अलावा इसमें आपके जो इनफर्टिलिटी है, जो बांझपन होता है, वो इनफर्टिलिटी किन कारणों से होती है और उस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को हम कौन कौन सी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक्स भी अपनी दे रखी है इसमें। उस इनफर्टिलिटी की टेक्निक को सॉल्व करने की जो सबसे आज जो मॉडर्न टाइम में सबसे जो फेमस टेक्निक है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग, है ना। इनके एसटीडी को हम लोग आजकल एक और नए टर्मिनोलॉजी भी यूज करने लगे, STIs भी बोलते हैं इनको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यौन संचारित संक्रमण। इसके अलावा इनका आजकल एक और नाम आ गया मिनरल डिजीज। तो इसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट सबसे पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूँ मान के चलना कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको 12th में तो आएगा ही आएगा, प्लस आपको इसका क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस चैप्टर को
बहुत वेटेज दिया गया है नीट के एग्जाम में। नीट के एग्जाम में हर साल इसमें जरा सा चैप्टर है पर 2 क्वेश्चन इसमें से हर साल नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग सरल है तो आप लोग कितना मतलब इसका एडवांटेज है। अभी आपको 12th में भी क्वेश्चन आएंगे प्लस नीट के एग्जाम में भी आएंगे, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट करा स्टडी। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसका प्रश्न एग्जामिनेशन में किस टाइप से पूछेंगे। तो इसका प्रश्न इस प्रकार से आता है, यौन संचारित रोग क्या है, इनके नाम लिखिए, है ना। या फिर कभी कभी बहुत ही सरल पूछ लेते हैं, किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। इंग्लिश में ऐसा आएगा, व्हाट इज एसटीडी, राइट देयर नेम्स। और अगर इजी क्वेश्चन आया तो राइट द नेम ऑफ एनी 4 एसटीडीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ती है, इसकी परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है, वे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में असुरक्षित यौन संपर्क से फैलते हैं, उन रोगों को यौन संचारित रोग कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी, द इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन वाया अनसिक्योर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आर नोन एज एसटीडी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, एक बार डबल से डिसाइड कर रहा हूं डेफिनेशन को। वे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में असुरक्षित यौन संपर्क से फैलते हैं, उन रोगों को यौन संचारित रोग या यौन संचारित संक्रमण या विनरल रोग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फिर डबल से डिसाइड कर रहा हूं, द इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन वाया अनसिक्योर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और विनरल डिजीजेस। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये जो बीमारियां होती है, जो डिजीज होती है, अब आप लोगों सभी को मालूम है कि कोई भी डिजीज यूं ही नहीं हो जाती है, उसका कोई ना कोई कोज होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो उसका जो इन बीमारियों के जो कारण है, इन बीमारियों के जो कोज है, वो होते पैथोजेंस, वो होते रोगजनक। तो पैथोजन क्या होता है, द बायोलॉजिकल एजेंट विच कॉजेज एनी डिजीज और इन्फेक्शन आर नोन एज पैथोजेंस। मतलब इसको हिंदी में रोगजनक कहते हैं। मतलब वे जैविक कारक जो कोई रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स के द्वारा मनुष्य के अंदर इनका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, बट वन थिंग इज क्लियर कि ये डिजीज जनरली बहुत सारे लोगों को नहीं होती, केवल ये मैंने कहा ना बहुत ही स्पेसिफिक डिजीज है। इसकी डेफिनेशन में ही इसका बीमारी का कोज छुपा हुआ है। सबसे पहला मैंने इसकी डेफिनेशन में असुरक्षित यौन संपर्क, मतलब जो व्यक्ति मल्टीपल सेक्स पार्टनर या मल्टीपल सेक्स रिलेशनशिप मेंटेन करता है, मतलब एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे लोगों से यौन संपर्क होते हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब द पर्सन हु इज in a relation of multiple sex partners is more prone to this disease or more susceptible for this start of infections। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, मतलब नॉर्मली होती नहीं, बट वंस देयर इन्फेक्शन अकर दे आर वेरी हार्ड टू ट्रीट। मतलब इनका उपचार भी बहुत कठिन और बहुत जटिल है। ठीक है ना, हम लोगों को भी इस प्रकार की जो इन्फेक्शन, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इससे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके पैथोजन
कौन कौन होते हैं इसके पैथोजन में से? कुछ बीमारियां इसमें वायरस के द्वारा होती है, कुछ बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कुछ बीमारियां प्रोटोजोअन्स के द्वारा होती है। आपको सबको मालूम, वायरस सबसे छोटा माइक्रोब्स है। वायरस से बड़े जो माइक्रोब्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया से और थोड़े लार्ज साइज के जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं। ठीक है। जनरली इसमें जितनी भी बीमारियां हैं उनमें 5 बहुत ही फेमस है, जो कि मोस्ट कॉमन एसटीडीज है। उनमें सबसे पहली है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज जो है वो एक वायरस से होती है। उस वायरस का नाम होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, बहुत ही खतरनाक है ये वायरस। हालांकि ये बीमारी ट्रीटेबल है, मतलब इस बीमारी का उपचार संभव है, और कभी कभी तो इसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी की इम्यून सेल्स है, टी सेल्स और बी सेल्स, जो हमारे ब्लड में रहती है, वो भी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, हमारा जो जनन मार्ग है, उसमें यूं मान के चलना अल्सर, पस्चल्स हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत तीव्र जलन होती है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है। मतलब जब हम लोग यूरिन त्यागने जाते हैं, जब हम मूत्र त्यागने जाते हैं, उस समय जो रोगी व्यक्ति होता है, जो पेशेंट होता है इसका, वो उसको बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही जलन होती है। और अगर इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे हमारे इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हमारे गोनेट्स तक पहुंच जाता है, मतलब जैसे मेल में टेस्टिस या फीमेल में ओवरी तक पहुंच जाता है, नर में वृषण और मादा में अंडाशय तक पहुंच जाता है, तो समटाइम इट इज ए मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी आल्सो। ये बांझपन का भी प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, तो एक तो ये हर्पीज हो गई अपनी। इसी का एक और रूप भी दे रखा रहता किताब में, जेनाइटल वार्ट्स। ठीक है ना, वो भी इसी टाइप के वायरस से होती है, हर्पीज वायरस से होती है। ठीक है ना, दोनों में बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जेनाइटल वार्ट्स और जेनाइटल हर्पीज में। ठीक है, तीसरी मान लें अपन, जेनाइटल हर्पीज हो गई, जेनाइटल वार्ट्स हो गया, तीसरा होता है एड्स। अपन सभी जानते हैं एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। इसका जो पैथोजन होता है वो HIV वायरस होता है। ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस सबसे खतरनाक एसटीडी है। सारी एसटीडी बीमारियों का इलाज संभव है, सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट पॉसिबल है वाया एंटीबायोटिक्स, वाया एनी ड्रग्स। बट ये जो एड्स है, इसका ना तो कोई वैक्सीन अवेलेबल है और ना कोई इसकी प्रॉपर रेमेडी है, मतलब ना तो इसका कोई टीका उपलब्ध है और ना ही इसकी कोई उपचार उपलब्ध है। वंस इन्फेक्शन अकर, एक बार इसका संक्रमण हो गया, द पर्सन विल रिमेन HIV पॉजिटिव टिल डेथ, मतलब मृत्यु पर्यंत तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको HIV का इन्फेक्शन बना रहेगा। और जो एड्स होता है, जो इसका एड्स का जो वायरस है HIV, उसके ट्रांसमिशन, उसके प्रसारण के कारण भी पूछते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी में से सब क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा क्वेश्चन आता है, एड्स या HIV के संक्रमण या प्रसारण के कारण लिखिए। राइट द मेन कोज ऑफ HIV ट्रांसमिशन, मतलब HIV वायरस एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में कैसे होता है। तो इसके 4 मेन कॉज हैं। उनमें 4 मेन कॉज में सबसे पहला कॉज होता है, सबसे पहला कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क, अनसिक्योर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सेकंड होता है मदर टू चाइल्ड, अगर कोई माता जो है वो प्रेग्नेंट है और वो HIV पॉजिटिव है, तो वाया प्लेसेंटा, जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, प्लेसेंटा जो कि मदर और फिटस के बीच में एक वस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, एक संवहनी रचना होती है, उस प्लेसेंटा के थ्रू
वो HIV वायरस मदर से चाइल्ड में चला जाएगा, फीटस में चला जाएगा, मतलब वो HIV इन्फेक्टेड हो जाएगा। दो कारण हो गए। तीसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उस HIV पॉजिटिव पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को हम लोग ट्रांसफ्यूज कर देंगे, या उसको, जिसको अपन एक साधारण भाषा में उसको चढ़ा देंगे, उसका रक्त चढ़ा देंगे, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को पे ही चलो, साइंस में जनरल वर्ड का कोई औचित्य नहीं होता है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कहते हैं, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हिंदी मीडियम वालों को ट्रांसफ्यूजन लिखने में दिक्कत आती है तो उनको रक्त ट्रांसफ्यूजन लिख सकते हो आप, रुधिर ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। तो इसको मैंने कैसे समझाया कि अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और HIV पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड विदाउट, मतलब उसका टेस्ट किए, और उसको अगर अपन हेल्दी पर्सन को अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया तो वो व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और चौथा, और जो एक कारण है इसका, वो है संक्रमित निडिल या सिरिंज के उपयोग से, बाय द यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडिल और सिरिंज। तो ये चार मेन कॉज है HIV इन्फेक्शन के। क्या क्या हो गए? असुरक्षित यौन संपर्क, गर्भवती माता से शिशु को प्लेसेंटा के द्वारा, रक्त ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, और चौथा संक्रमित निडिल या सिरिंज के उपयोग से। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बाय अनसिक्योर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम मदर टू फीटस या मदर टू चाइल्ड वाया प्लेसेंटा। तीसरा, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ए HIV पॉजिटिव पर्सन। और चौथा है बाय द यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडिल और सिरिंज। तो ये चार HIV एड्स के फैलाव के या ट्रांसमिशन के कारण हो गए। ये अलग ही क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया ये प्रश्न। शायद इस साल जो प्रीवियस ईयर की जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 23-24 में, उसमें भी ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आपका है तीसरी जो बीमारी है, 3 तो हो गई, शायद चौथी। हाँ, पहला जेनाइटल वार्ट हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गई, तीसरा एड्स हो गया, है ना, चौथा एड्स हो गया। अब एड्स का एक और कारण, एक और क्वेश्चन आता वन वर्ड में, वो भी यही समझ लो। अब एड्स पढ़ने बैठे समझ रहे तो हम कि एड्स या HIV की टेस्ट कैसे करेंगे, कि कोई व्यक्ति HIV इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इसका एक स्पेसिफिक परीक्षण टेस्ट होता है। उस स्पेसिफिक टेस्ट को हम एलिजा टेस्ट कहते हैं, ELISA, है ना। और मतलब इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे। जो व्यक्ति एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब वो HIV इन्फेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसका भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि HIV एड्स का परीक्षण किस विधि या किस तकनीक से करते हैं, मतलब HIV इन्फेक्शन इज टेस्टेड बाय विच मेथड। तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें वन ऑफ द ऑप्शन रहता है एलिजा। आप लोग याद रखना, ELISA, पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे। ये टेक्निक है जो सर्टिफाइड बायोलॉजी की, जो मतलब जो पैथोलॉजी की जो लैब रहती है, जहाँ पे ब्लड के अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रहती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रहती है, वहाँ पर इसका एलिजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चौथी बीमारी होती है सिफिलिस। जो सिफिलिस रोग होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसका बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपेनेमा पैलिडियम। ये बहुत आता है, ये फिल इन द ब्लैंक में आता है। सिफिलिस रोग का रोग जनक है, द सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, तो उसका नाम हो जाएगा ट्रिपेनेमा पैलिडियम। ये बैक्टीरिया है, ये भी ट्रीटेबल डिजीज है, मतलब ये भी उपचार योग्य है। और इसका भी हम लोग जो नॉन एंटीबायोटिक्स है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इन एंटीबायोटिक्स से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जो सिम्टम्स आते हैं उन लक्षणों में क्या होता है कि इसमें जो बीमारी होती है, इस बीमारी में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें अल्सर होना, ठीक है ना, पेनफुल यूरिनेशन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ठीक है ना, और हमारे रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट हैं उसमें इन्फेक्शन होने से इनफर्टिलिटी होना, ठीक है ना। महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब तक अगर इसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है, यूटेरस में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार मेल के अंदर अगर वासा डिफरेंस
सेमाइनल वेसिकल तक पहुंच जाता है तो उनमें भी ये इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, फिर लास्ट बीमारी, उसके बाद जो अगली बीमारी है वो है गोनोरिया। उसका जो बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरी। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए आपके, सिफिलिस और गोनोरिया। जो सिफिलिस है उसका पैथोजन है ट्रिपेनेमा पैलिडियम और गोनोरिया का है निसेरिया गोनोरी। और जो अपनी जो लास्ट डिजीज है वो लास्ट डिजीज है आपकी ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस जो होती है ये इसका जो पैथोजन है वो होता है एक प्रोटोजोवन पैरासाइट, मतलब प्रोटोजोवन परजीवी होता है, उसका नाम होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ये फीमेल के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, जिससे फीमेल के अंदर जो वेजाइना होती है उस वेजाइना में इसका इन्फेक्शन होने से वहाँ पे मतलब जो मान के चलना बदबूदार झाग जैसा पदार्थ बॉडी से उसकी वेजाइना से निकलता है। और इसमें जो इन्फेक्शन होता है अगर वो और फर्दर वाया वेजाइना ट्रांसमिटेड हो जाता है अप टू द यूटरस ओविडक्ट एंड ओवरी, तो इट में आल्सो कोजेज द इनफर्टिलिटी। इससे महिलाओं में बांझपन भी आता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो फीमेल के अंदर जो वेजाइना से जब वो फीमेल मतलब यूरिनेशन करती, जब वो मूत्र त्यागने जाती है तो उसके मूत्र में त्यागते समय उसको तीव्र जलन या बर्निंग सेंसेशन भी होता है। ठीक है ना। तो ये अपने जो फेमस जो एसटीडी रोग हो गए 6 हो गए, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीज, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियसिस। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड का जो इन्फेक्टिव कोज है वो हर्पीज वायरस है, एड्स का HIV वायरस है, सिफिलिस का ट्रिपेनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया है, गोनोरिया का निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया है और ट्राइकोमोनियसिस का ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। ठीक है ना। और इनमें से मैंने आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और बीच में बता दिए कि एक तो HIV का इन्फेक्शन का टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसकी एलिजा टेक्निक है। और HIV का इन्फेक्शन एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, कैसे होता है, उसके फैलाव के या उसके ट्रांसमिशन के या उसके प्रसारण के कारण बता दिए मैंने, जो अभी आपको 2 बार बताया 4 कारण होते हैं। ठीक है ना। ये आपने एक स्टडी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है ना। इसमें छोटे क्वेश्चन भी आ गए आपके और बड़े क्वेश्चन भी आ गए। बाकी इसके आगे की चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।